हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट B.sc। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपके लिए रेगुलरली बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है बीए का, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी और साथ में आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। और आज भी हम डिस्कस करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो आइडिया ऑफ भारत सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये बेसिकली टॉपिक हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यदि बच्चों को बनी हुई है तो वो आइडिया ऑफ भारत पर बनी हुई है। उसी कैटेगरी में मैं एक वीडियो पहले पोस्ट किया हुआ था, उस वीडियो पर अच्छे कमेंट आए, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और कमेंट किया मुझे उसी वीडियो पर कुछ एक दो स्टूडेंट ने और बोला कि इसको आप इंग्लिश मीडियम में ही बनाइए। तो आज का वीडियो आपके लिए हाजिर है इंग्लिश मीडियम में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो पुराने लोग हैं वो फटाफट यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ये जरूरी बिल्कुल ध्यान रखना है आपके लिए। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैसा कि कंसेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स। तो मैं आपके लिए आइडिया ऑफ भारत का जो सिलेबस है उसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ आज कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष के बारे में। वैसे तो वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता जाऊँगा, लेकिन आपके लिए जो पीडीएफ मिलेगा, जी हाँ, जो पीडीएफ मिलेगा वो आपके लिए फुल इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा तो कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष के बारे में हमारे डिस्कस कर रहे हैं कि भारतवर्ष का कंसेप्ट क्या है, या हिंदी में हम समझें तो भारतवर्ष का विचार क्या है। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ भारतवर्ष, कि भारतवर्ष की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए द नेम भारतवर्ष। भारतवर्ष जो नाम है वो कहाँ से पड़ा? तो भारतवर्ष नाम जो है वो हमारे पूरे देश को दिया गया था आफ्टर द नेम ऑफ द एंशिएंट ट्राइब कॉल्ड द भरत। तो एक ट्राइब रही होगी एंशिएंट, उस ट्राइब का नाम था भरत। उसी ट्राइब के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और इसी ट्राइब के लोगों के लिए और आगे चलकर भारत के लोगों के लिए भरत सनति कहा गया। तो ये आपके लिए बता रहे हैं डिटेल में कुछ चीज़ें भारतवर्ष के बारे में। डेफिनेशन आपके लिए ज़रूर आएगी पेपर में, तो उससे रिलेटेड आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आके दिया हुआ है आपके लिए फ्रेंड्स, अवर एंशिएंट पॉइट्स। हमारे जो एंशिएंट पॉइट्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो राइटर्स हैं, चाहे आप बात कर लीजिए चाणक्य की, चाहे आप बात कर लीजिए महर्षि पतंजलि की, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कालिदास की। ऐसे कई राइटर्स हुए फ्रेंड्स, ऐसे कई फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने बेसिकली भारत को एक इंटीग्रल यूनिट के तौर पर देखा हुआ है। मतलब पुराने लोग ये मानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें जोड़ने का काम किया जाता है, ना कि लोगों को तोड़ने का। दैट्स वाई हमारे देश की इमेज पूरी दुनिया में बहुत अच्छी बनी हुई है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एनीवेज, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, दे स्पोक ऑफ द लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयस टू द सी। तो भारतवर्ष की एक और डेफिनेशन यहाँ पर आपके समझ में आ सकती है फ्रेंड्स, कि हिमालय से लेकर समुद्र तक का जो इलाका है वो पूरा इलाका बेसिकली भारतवर्ष कहलाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मैप में बता देता हूँ, ये आप मैप में देख सकते हैं। ये आपके लिए बता रहे हैं, ये पूरा हिमालय है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जो है ये पूरा बेसिकली इंडियन ओशियन है। तो यहाँ तक के बीच का जो एरिया है ये पूरा एरिया आपके लिए कहलाता है क्या? भारतवर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारतवर्ष की और थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्राह्मण। तो स्क्रिप्चुरल डिस्क्रिप्शन होता क्या है, पहले तो ये समझ लो यार। स्क्रिप्चुरल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, आपने देखा होगा पत्थरों पर लिखा जाता था पहले, बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नो यूज़ ऑफ पेपर, और यू कैन से प्लास्टिक पेपर, और आज जो शीट्स चलती है उनका कोई यूज़ नहीं था। दैट्स वाई उस टाइम पर पूरा पत्थरों पर लिखा जाता था। तो उन्हीं पत्थरों की लिखावट के बेसिस पर, उन्हीं पत्थरों के स्क्रिप्चुरल बेसिस पर बताया जाता है कि जो एंटायर अर्थ है इसको ही भारतवर्ष कहा जाता था। मतलब यहाँ पर दो डेफिनेशन आपके लिए सामने आ रही हैं। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि भारतवर्ष एक ट्राइब का नाम था भरत, उसके बेसिस पर पड़ा, और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, जो स्पेशली जो स्क्रिप्चुरल डिस्क्रिप्शन है, उन्हें बताया हुआ है कि पूरा अर्थ जो है वो भारतवर्ष कहलाता था। इसके अलावा आगे यहाँ पर वही चीज़, सेम चीज़ आपके लिए आ गई कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो हिमालय से लेकर साउथ तक फैला हुआ हो, मतलब इंडियन ओशन तक फैला, उसको भारतवर्ष कहा जाता था। इसका एक और नाम था आर्यवर्त। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारतवर्ष का दूसरा नाम क्या था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द भारतवर्ष? सो आंसर इज आर्यवर्त। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आर्यवर्त आर कॉल्ड आर्यंस। तो इस भारत को जो आर्यवर्त कहा जाता था, इसके लोगों को आर्यंस भी कहते थे। और ये रेफरेंस कहाँ से मिलता है हमको? ये रेफरेंस मिलता है हमको ऋग्वेद से, जो कि बहुत ही पुराना वेद या सबसे पुराना वेद में बोलूँ माना जाता है।
कब इसका कंपोजिशन हुआ, आप कमेंट बॉक्स मेरे को बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दस द वर्ड्स भारतीय और आर्यंस पर बोथ यूज फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द भारतवर्ष और आर्यवर्त। तो भारतीय और आर्यंस ये शब्द यूज होते थे भारतवर्ष के लोगों के लिए, आर्यवर्त के लोगों के लिए। तो आज तो सब इंडियंस बखान कर रहे हैं, लेकिन उस समय वाकई में ये शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। पर्शियंस यूज टू कॉल हिंदू। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे देश पर अटैक्स हुए कंटिन्यूसली, स्पेशली मिडिवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यानी कि 1100 AD के अराउंड बात करूं, तो पर्शियंस रूलर्स जो हमारे देश में आए, इन्होंने सिंधु नदी को देखा भारत में एंट्री लेते समय, तो इन्होंने सिंधु नदी को देखते हुए भारत का नाम रख दिया हिंदू, कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्या हैं, हिंदू हैं। इस तरह से हिंदुस्तान नाम का एक जो शब्द है भारत के लिए वो यूज़ होने लगा हमारे देश में, हमारी किताबों में। ऐसे ही जो इंग्लिश मैन आए, मतलब जो ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने सिंधु वर्ड का जब इंग्लिश किया तो इनको वर्ड क्या मिला, इंडस, और उसी बेसिस पर इन्होंने इंडस के नाम पर हमारे देश का नाम क्या रख दिया, इंडिया। इस तरह से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। एनीवेज, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतवर्ष के बारे में, कुछ और चीज़, सभा और समिति। दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए सभा और समिति, और इससे भी आपके लिए जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजनीतिक व्यवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेस था वो दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। क्या थी ये संस्थाएं, वो डिस्कस करते हैं। सभा मीन्स इसमें बॉडी ऑफ एल्डर्स हों, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, या बोल सकते हैं आप लोग कि ऐसे लोग जो नॉलेजेबल हों, जो बेसिकली पावरफुल हों, वो लोग पार्ट होते थे किसके, सभा के। तो ये बेसिकली राजा के अंडर में जो सभा होती थी उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जुडिशियल मैटर्स भी सभा के द्वारा डिसाइड किए जाते थे। और इसके अलावा समिति की बात अगर मैं करूँ, समिति क्या होती थी, जिसमें ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे। ऑर्डिनरी पीपल्स मतलब आम जनता जो होती थी वो बेसिकली समिति का पार्ट होती थी, और इसके मेंबर्स को विषा भी कहा जाता था। किंग जो होता था वो प्रधान होता था। जस्टिस धर्म के आधार पर किया जाता था, क्या धर्म और क्या अधर्म है, और किंग का फैसला सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो PDF आपके लिए मिल जाएगा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्णाश्रम की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्णाश्रम की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वर्ण का जो शब्द है वो कहाँ से निकला हुआ है। जो वर्ण नाम का शब्द वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, और बेसिकली इसका मतलब होता है कलर के बेसिस पर 4 क्लासेस का बंटवारा किया गया था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ऐसे 4 तरह के वर्ण या 4 तरह की क्लास कौन सी थी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है नाम, प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण, वॉरियर यानी कि क्षत्रिय, पीजेंट यानी कि वैश्य, और सर्फ यानी कि शूद्र। तो इस तरह से बेसिकली 4 तरह के लोग होते थे, और ये पूरे चारों क्लास बेसिकली जो है क्लास स्ट्रक्चर के बेस पर डिसाइडेड थी। मींस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और यू कैन से ईच एंड एवरी क्लास हैड देयर ओन प्रोफेशन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में हम बात करते हैं फ्रेंड्स आश्रम की। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम को फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज ऑफ लाइफ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग याद रखना, या इंग्लिश वर्ड को बिल्कुल कंप्लीटली याद रखना, बिकॉज आपको वहाँ पर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बेसिकली आर्यंस थे उस समय, क्योंकि भारत को आर्यावर्त बोलते थे, उसी बेसिस पर 4 तरह की कैटेगरी डिसाइड की गई हैं। एक होता है आपका ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में सबसे पहला है। क्या होता है ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य ये होता है कि जो बेसिकली पुराने समय में बच्चे होते थे वो घर पे नहीं पढ़ते थे। आज ज़माना है कि सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब लोग अब घर पर पढ़ रहे हैं, होम ट्यूटर की मदद से पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। बट उस समय क्या होता था, जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट होते थे, वो अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, और वहाँ पर वो सब कुछ छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त करते थे। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ ब्रह्मचर्य। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आपके लिए, सेलिबेसी का मीनिंग मैं यहाँ पर बताऊँ तो वो क्या करते थे कि वो किसी भी तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स उससे बचते थे। तो ये सबसे खास बात थी। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो अपने घर लौट के आते थे तो उनकी शादी कर दी जाती थी, क्योंकि एजुकेशन के बाद शादी कर दी जाती, यूजुअली शादी कर दी जाती थी। इस तरह से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते थे, और फाइनली वहाँ पर कुछ साल बिताने के बाद, फैमिली प्लानिंग करने के बाद, जॉब करने के बाद, पैसा कमाने के बाद फाइनली वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जहाँ पर वो में कुछ समय रहते थे, फॉरेस्ट को, नेचर को फील करते थे। इस तरह से वानप्रस्थ आश्रम चलता था, और फाइनली जब वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते थे, सो दे फाइनली टुक द पाथ ऑफ द सन्यासी। तो वो सन्यासी का पाथ अडॉप्ट कर लेते थे। इस तरह से बेसिकली आपके यहाँ पर फ्रेंड्स बताया हुआ है। तो इस तरह से यार बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दी हुई हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं पूरी PDF में। जब आप PDF देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद फाइनली हम लोग पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है पुरुषार्थ,
देखा इन हिंदुज़म यानी कि हिंदू धर्म में पुरुषार्थ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पुरुषार्थ जो शब्द है वो एक हिसाब से बना हुआ है किसका, कि जिसमें मनुष्य से जो चीज़ें जुड़ी हों, दैट इज़ पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ क्या रिफर्स टू अ गोल, जो एक गोल की बात करता हो, जो बेसिकली एक एम की बात करता हो ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करता है, मतलब हर व्यक्ति की लाइफ का अपना कुछ ना कुछ एम है, कुछ ना कुछ गोल है। तो देयर आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 4, और पुरुषार्थ को भी 4 माना गया है आश्रम व्यवस्था की तरह, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं जो आपके लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन फ्रेंड डायरेक्टली आएगा आपके लिए, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बता रहे हैं आपके लिए संस्कार। अब संस्कार क्या होते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। तो संस्कार की बात करें तो ये भी कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष में ही आता है। तो लिखा हुआ है कि द धर्मशास्त्र डिस्क्राइब द संस्कार। धर्मशास्त्र मतलब ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको धर्मशास्त्र कहा जाता है, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट का नाम भी पता होगा जिसको मनुस्मृति हम लोग बोलते हैं। तो इनमें बेसिकली संस्कारों के बारे में लिटरली मेंशन था और बताया हुआ है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं जिसमें कुछ खास तरह के संस्कारों को करवाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे पहले एग्जांपल अगर मैं आपके लिए बताऊँ तो कोई भी जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी जिसका जन्म हुआ होता है, तो उस बेबी को एक फिक्स एज में जाकर उसका उपनयन करवाया जाता है। उपनयन मतलब उसका आपने मुंडन सुना होगा, वो करवाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनिशिएशन। तो वो एक संस्कार के फॉर्म होता है। आपको पता होगा हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया हुआ है, उसमें से पहला संस्कार होता है विवाह। ये एक संस्कार माना जाता है, ओके। इसलिए बोलते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन होता है, विवाह एक संस्कार होता है। ये डायलॉग आपने ये लाइन सुनी होंगी। आगे दिया हुआ है आपकी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब कि जो फनरी राइट्स हैं, मतलब जो अंतिम संस्कार, उसको बोलते हैं क्या, अंत्येष्टि। तो ये भी संस्कार माना जाता है। तो पहला संस्कार है आपका उपनयन, अंतिम संस्कार है आपका अंत्येष्टि। इस तरह 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में होते हैं। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम लोग सारे संस्कार को फॉलो अप नहीं कर पाते, बट फिर भी कुछ खास तरह की सेरेमनीज, कुछ खास तरह के संस्कार तो आज भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देयर वर सम 40 सेरेमनीज, संस्कार्स which covered the whole life of a man from his conception to his death. Some of these were of great importance and were performed by all respective members of the Aryan community. तो फ्रेंड्स आपके लिए मैंने बताया 16 संस्कारों के बारे में, यहाँ पर दिया हुआ है 40 सेरेमनीज। तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट मैंने जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, मैंने जो बुक पढ़ी हुई है, उन बुक्स के बेसिस पर मैं आपको 16 बता रहा हूँ यहाँ पर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, वो इतना घुस के नहीं देख रहे हैं तुम्हारी किताब में, तुम्हारी कॉपी में, जितना तुम टेंशन लो। आराम से चीज़ों को समझ के लिखो तुम, तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे खास बात थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने टॉपिक्स डिस्कस किया, संस्कार, पुरुषार्थ, इसके अलावा हमने बात कर ली यहाँ पर वर्णाश्रम की, सभा और समिति, भारतवर्ष की। इस तरह से मैंने आपको 5 टॉपिक आज की वीडियो में कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ग्रुप्स में शेयर कीजिए जिसमें आपके भाई लोग, आपके बड़े लोग बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसी वीडियो का जिसमें उनकी हिस्ट्री की हेल्प हो जाए, स्पेशली आइडिया ऑफ भारत में। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।